व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या चीज़ है। उसमें मैंने आपको मेजर फैक्टर्स जो एसईओ से रिलेटेड होते हैं वो बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको एसईओ के 3 मेथड्स बताए थे जो कि नॉर्मली ज़्यादा ब्लॉगर यूज़ करते हैं। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था टेक्निकल एसईओ, दूसरा था ऑन पेज एसईओ और तीसरा था ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ के बारे में मैंने उसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट तकरीबन दे दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ की नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसके बाद जो है वो आने वाली है ऑफ पेज एसईओ की वीडियो। सो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऑन पेज एसईओ क्या होता है सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर सा ये बता देता हूँ, बाकी जो है वो प्रैक्टिकली आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सिखाऊंगा। अगर आप दोस्तों एक न्यू ब्लॉगर हो या ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो और गूगल पर रैंक करना चाहते हो तो जब तक आप ऑन पेज एसईओ नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बिल्कुल भी गूगल पर रैंक नहीं कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ एक मेजर फैक्टर है जो आपको रैंक करवाता है गूगल में, और गूगल को जो है वो एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग पर रखने की कोशिश करता है। जितनी पावरफुल आपकी ऑन पेज एसईओ होगी और ऑफ पेज एसईओ होगी उतनी ही जल्दी आप गूगल में रैंक करोगे। ऑफ पेज के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज बात करें ऑन पेज के बारे में। सो ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक ए से लेकर जी तक आपको तमाम चीज़ें कंप्लीट अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सिखाऊंगा। ये कंटेंट आपको कैसा लगेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता कर जाइएगा। मेक श्योर कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। वीडियो को लाइक लाजमी से किया करें। सो चलिए गाइस चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर तमाम चीज़ें जाकर समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ को बाज़ ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है, तो दोनों सेम चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना। इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस टू रैंक हायर इन सर्च इंजन। इट इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजेशन टू विजिबल कंटेंट एंड द HTML सोर्स कोड। ऑन पेज एसईओ जो है वो ऐसी एसईओ होती है जो कि आप अपने जो है वो पेज को या अपनी वेबसाइट की उस स्पेसिफिक पोस्ट को रैंक करवाने के लिए, गूगल में रैंक करवाने के लिए जो है वो एसईओ करते हो, उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। और ये जो एसईओ होती है, ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है विजिबल कंटेंट और दूसरा होता है HTML कंटेंट। अब जब आप ब्लॉगर में पोस्ट लिखते हो तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर 2 टाइप के जो है वो आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक विजिबल कंटेंट का मिलता है, दूसरा जो है वो HTML कोड्स का मिलता है। सो आप दोनों में से जिस टाइप के भी कोड्स की या जिस टाइप के कंटेंट की भी ऑप्टिमाइजेशन करते हो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, अपनी उस पोस्ट को रैंक करवाने के लिए, तो उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। सो ये बात अपने लाजमी से माइंड में रखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है कि व्हाई डू ऑन पेज एसईओ, कि एसईओ क्यों करनी चाहिए। सो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा इसका जो है वो फंडा है कि इसको आपको जब भी गूगल में अपनी पोस्ट, अपने पेज को रैंक करवाना है, दूसरे कंपटीटर्स को कॉम्पिटिट करना है, तो आपको ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज एसईओ करना लाजमी होगी। क्योंकि जब तक आप ऑन पेज एसईओ नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जो साइट है वो गूगल के अंदर रैंक नहीं होगी। सो ये बात आपने लाजमी से माइंड में रखनी है कि जब आपको गूगल के अंदर रैंक करवाना है अपनी पोस्ट को, तो आपको एक पावरफुल ऑन पेज एसईओ करनी होगी, तब जाकर आप रैंक कर सकते हैं। अब एसईओ, ऑन पेज एसईओ किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, के जो ऑन पेज एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी मदद से हम अपनी ऑन पेज एसईओ को कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है यूआरएल, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, ALT टैग्स, कीवर्ड्स, कंटेंट, स्पीड, इंटरनल लिंकिंग, इमेजेस और मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है यूआरएल, उसके बारे में कि व्हाट इज यूआरएल। URL is like an address but for a page on the internet। URL आपका एक एड्रेस के तौर पर होना चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी गई हैं नीचे, ये वाली, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट वाली आपको जो है वो लिंक दिखाई दे रही है जिसमें बताया गया कि www.example.com/category/सब कैटेगरी / आपका कीवर्ड। ठीक हो गया, यानी कि एक सिंपल सा जो है वो आपको एड्रेस जो है वो यूआरएल समझाया गया है। इसी के नीचे अगर आप इस यूआरएल को देखें तो इसमें जो है वो अजीब सी एक चीज़ आपको शो होगी कि ना किसी की समझ आ रही है, यहाँ से देखें ना ही पता चल रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो अजीब सा कोड सोर्स जो शो हो रहा है। और फिर गूगल भी जो है वो इसको समझने में जो है वो देर करता है, ये उसको समझ ही नहीं आती कि ये किस टाइप का। सो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जिस तरह इस इमेज में दिखाया गया कि www.rover.com, ठीक है, फ्लोरिडा/ ठीक है, Daytona/बीच, ठीक है। सो उनका जो है वो एक एड्रेस नुमा यूआरएल जो है वो आपका एक होना चाहिए जो कि प्रॉपर तौर पर जो है वो आप लगे कि भाई हाँ ये इस वेब का एड्रेस है या इस पेज का एड्रेस है, और पता भी चले जिसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपकी कैटेगरी होनी चाहिए और आपकी सब कैटेगरी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके यूआरएल में लाजमी से होनी चाहिए, तब जाकर आपका जो यूआरएल है वो एक ऑन साइट एसईओ या ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल टैग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है गलती करते हैं कि टाइटल टैग्स क्या है ये पहले समझ लेते हैं कि योर टाइटल टैग इज योर पेजेस टाइटल बट इट ओनली अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट, ठीक है। सो टाइटल जो है, टाइटल टैग जो है वो है कि आपके पेजेस का टाइटल में जो है वो टैग दिया जाता है, ठीक है। सो वो जो है वो सर्च रिजल्ट में शो होता है, इसकी मदद से आपकी जो है वो रैंकिंग भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा आपके ऑन साइट एसईओ भी कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर देखिए कि बेस्ट डॉगी डे केयर इन Daytona बीच, ठीक है, और साथ ही उन्होंने FL फ्लोरिडा, ठीक है, और उसके बाद rover.com जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है वो दिया हुआ है। सो अब जो है वो ये जो टैग्स हैं ये भी उनकी साइट को रैंक करने में उनके हेल्प करेंगे, SERPs में हेल्प करेंगे। सो तब जाकर जो है वो इनका ऑन साइट एसईओ कंप्लीट होगी। इन ऑर्डर टू शो योर वेबसाइट इन सर्च इंटर रिजल्ट पेजेस गूगल हैज़ टू नो व्हाट your page is about, ठीक है। So using specific keyword in the title tags of each pages, ठीक है, make it easier to search engine crawlers to understand your website। I hope कि आपको समझ में आ गई होगी कि जब गूगल कोई सर्च करता है तो उसको समझ नहीं आती ज़्यादा कि ये वेबसाइट जब किस बारे में है, जब वो आपका आर्टिकल रीड करता है तो तब उसे समझ में आती है। बट जब अपने टाइटल में आप कोई टैग या कोई एक कीवर्ड यूज़ करोगे तो गूगल को ये समझने में आसानी रहेगी कि ये जो वेबसाइट है वो इस चीज़ के बारे में है। सो आपने लाजमी से जो है वो टैग्स अपने जो है वो टाइटल में लाजमी से यूज़ करें, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 आप यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है 1 ही यूज़ करें, और उसके अलावा अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह यूज़ कर लें जिस तरह के इस इमेज में शो करवाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? योर मेटा डिस्क्रिप्शन इन योर पेज समरी एंड अपीयर इन SERPs, ठीक है। SERPs जो गूगल का सर्च रिजल्ट होता है उसको कहते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो जब भी कोई आप चीज़ सर्च करते हो सबसे पहले उसका टाइटल आपको शो हो रहा होता है, उसके बाद आपको उसका URL शो हो रहा होता है, उसी के नीचे एक आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही होती है जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। A meta description does not influence on your on-page SEO optimization directly. It's the feature that help user, however, learn more about your page. ये जो meta description है ये आपकी on-page साइट SEO में जो वो डायरेक्टली जो वो यानी कि असरअंदाज नहीं होती, बट ये जो है ये यूज़र को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो दरअसल क्या चीज़ पढ़ना चाहता है, और ये जो पोस्ट है, ये जो कैटेगरी है, ये उसकी जो क्यूरी है जो उसने सर्च किया उससे रिलेटेड है या नहीं। सो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन को भी लिखने के बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ जो है वो एडवाइस देता चलूँ कि आपको जब भी एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपको 2 या 3 लाइन में अपने पूरी पोस्ट को जो है ना वो बयान कर देना है। यानी कि जिस तरह 1 लाइनर 2 लाइनर होता है ना किसी भी मूवी का या किसी भी चीज़ का,
तो आपने भी स्क्रिप्ट इस तरह से 2 लाइनों में, 1.5 लाइन में, 1 लाइन में इस तरह से लिखना है कि जो भी यूज़र उसको पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि यार ये जो पोस्ट है या ये जो ब्लॉग का पोस्ट है जो मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ये इस बारे में है, अगर मैं ये पोस्ट ओपन करता हूँ तो मुझे ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। सो आपने इस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखते वक्त आपने अपने जो मेन फोकस कीवर्ड्स हैं, एक आपका मेन कीवर्ड, उसके बाद आपका प्राइमरी कीवर्ड, दोनों जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लाजमी से ऐड करने हैं, और आपका जो टैग आपने यूज़ किया होगा टाइटल में वो भी कोशिश करना है कि उसको भी यूज़ कर लें। सो ये चीज़ें आपने लाजमी से माइंड में रखनी है मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखते वक्त। उसके बाद नंबर 7 पर आती है कि हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग टैग्स आपने किस तरह से लगाने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ हेडिंग टैग। हेडिंग टैग ब्रेक अप कंटेंट विद H2, H3 एंड H4 टू इंप्रूव इट्स रीडेबिलिटी। ठीक है, सो हेडिंग का मतलब ये होता है कि हेडिंग जो होती है वो आपके कंटेंट को ब्रेक करती है, क्योंकि जब भी कोई यूज़र पढ़ने आता है तो वो हेडिंग पढ़ता है, ठीक है, उसके नीचे उसको उसका कंटेंट मिलता है, उसके बाद जो है वो हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है। ये गूगल ब्लॉगर में भी अवेलेबल है, उसके अलावा वर्डप्रेस में भी ये जो है वो ऑप्शन, जब भी आप कंटेंट लिखते हो तो हेडिंग आपको लाजमी से वहाँ पर देनी होती है, जो कि आपकी ऑन साइट एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इस इमेज में बताया गया है, सबसे पहले हेडिंग आती है जिसमें आपकी मेन हेडिंग होती है, यानी कि जिसके बारे में भी आप बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पोस्ट लिख रहे हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी कि मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग आपकी होगी कि हाउ टू मेक मनी इन मोबाइल, ऑन मोबाइल फ़ोन, ऑन कंप्यूटर या एट होम। ये आपकी जो है वो सब हेडिंग्स हो गई। ठीक है, सब हेडिंग के बाद आपकी आती है हेडिंग 2 यानी कि H2। ठीक है, H2 सब हेडिंग H2 आती है, तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। H2 में आप यही लिख सकते हो कि हाउ टू मेक मनी इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक मनी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग वेज फॉर स्टूडेंट। तो ये जो है ना वो आपकी यानी कि हेडिंग्स हो गई हैं, क्योंकि जब भी कोई यूज़र पढ़ने आएगा वो अकेला ये तो नहीं पढ़ेगा ना कि मेक मनी ऑनलाइन जस्ट। ठीक है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी, जिस तरह के मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, मेक मनी ऑनलाइन वेज 2021। ठीक है, सो इस तरह के जो आपके कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर आपने लिखना है उसमें, उसको आप हेडिंग की सूरत में लिख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इससे जो भी यूज़र पढ़ने के लिए आएगा उसको ईजी रहेगा पढ़ने में भी, और आपके ऑन साइट एसईओ भी ईजी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ALT टैग्स। ठीक है, व्हाट इज ALT टैग्स? ALT tags provides more information for multimedia like image and videos। ठीक है, जब भी आपको इमेज या वीडियोस लगाते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है ALT टैग्स का। सो ये जो ALT टैग्स होते हैं ये दरअसल टैग्स के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि जब भी कोई गूगल में जाकर इमेजेस में सर्च करेगा तो आपकी जो इमेज होगी उसको रैंक करवाने के लिए ये ALT टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ से भी आपको एक ह्यूज ट्रैफिक जो है वो मिलने के चांस रहते हैं। सो ALT टैग्स आपने अपनी इमेज में लाजमी से यूज़ करना है, जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन यू सर्च फॉर पिज़्ज़ा रेसिपीज़। ठीक है, सो जब आप पिज़्ज़ा रेसिपीज़ के लिए फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है, सो वो इमेजेस में जो इतनी भी इमेजेस शो होंगी, जो आपने आर्टिकल अपने पोस्ट के अंदर अगर कोई इमेज शो की होगी तो वो जब गूगल की इमेजेस में शो होगी, सो वो किस बेस पे शो होगी, वो जो अपने जो है वो ऑन साइट एसईओ और उसकी ALT टैग से थ्रू शो होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमेजेस होंगी जो गूगल को शो करवाना होंगी। ठीक है, बट गूगल शो इस बेस पे करवाएगा कि जिनकी ALT टैग्स उससे रिलेटेड होंगे या जिनकी ऑन साइट एसईओ अच्छी होगी। सो आपने ये लाजमी से जो वो ALT टैग्स लगाना है ताकि आपकी इमेज भी गूगल में रैंक हो, इंडेक्स हो। जब गूगल रैंक होंगे, इंडेक्स होंगे, तो आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी और साथ साथ आपकी जो रैंकिंग है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक आता है कीवर्ड्स का। अब बात कर लेते हैं कि कीवर्ड्स जो है वो क्या हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। कीवर्ड डिस्क्राइब वर्ड यूज्ड इन एसईओ टू टारगेट वैल्यूएबल यूज़र क्यूरीज। सो दोस्तों जो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड होता है आपका मेन फोकस कीवर्ड होता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप उसको पैराग्राफ की सूरत में अपने उस आर्टिकल में यूज़ करते हो तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है आपकी ऑन पेज एसईओ में। और मेन जो आपका इसका जो है वो यूज़ होता है वो गूगल में पोस्ट को रैंक करवाने के लिए होता है, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने मेन फोकस कीवर्ड को अपने पैराग्राफ में, अपने आर्टिकल्स में यूज़ करोगे, उतना ही ईजी रहेगा
आपको अपने जो है वो पोस्ट को रैंक करवाने के लिए। अब ये नहीं कि आपने कीवर्ड स्टफिंग करनी है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यूज़ और एक होता है स्टफिंग। सो कीवर्ड स्टफिंग जो है वो उसकी गूगल बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, और अगर आप इस तरह का जो है वो यूज़ करते हो तो आपको एक जो है इसका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। सो आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, बल्कि एक प्रॉपर पैराग्राफ की सूरत में अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको पैराग्राफ में यूज़ करना है, और आपने बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो पैराग्राफ की सूरत में अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। सो आप अपने मेन फोकस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो कि जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं, सो अगर आप उनको यूज़ करोगे अपने पैराग्राफ की सूरत में, सो वो जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके ऑन साइट एसईओ में बहुत ही अहम होंगे। तो ये आपने लाजमी से जो है वो करना है। अगर आप ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ करना चाहते हो तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपने लाजमी से यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेंट का, कि व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट प्रोवाइड यूजर विद आंसर एंड सर्च इंजन विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो कंटेंट का आपको पता ही है कि कंटेंट एक ऐसा आर्टिकल भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई मज़ीद कोई भी चीज़ हो सकती है कंटेंट। सो इसको एक पावरफुल कंटेंट को जब तक लिखने का आपका तरीका सही नहीं होगा उस वक्त तक आपकी ऑन पेज एसईओ जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, और ना ही आप गूगल के अंदर रैंक कर पाओगे। सो आपको सबसे पहले ऑन साइट एसईओ करने के लिए कंटेंट का लिखना आना ज़रूरी है। जब तक आप कंटेंट सही से नहीं लिख सकेंगे उस वक्त तक आप ऑन साइट एसईओ नहीं कर सकेंगे। सो जितना यूनिक, जितना जो है वो खूबसूरत और जितना जो है वो प्रोफेशनल तरीके से आपको कंटेंट लिखा होगा, गूगल यकीनन आपको रैंक करने में भी हेल्प करेगा। उसके लिए यहाँ पर एक तो इमेज अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑन पेज एसईओ कंटेंट को लिखने के लिए जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ पर लिखी हुई है जिनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस यह है कि यूजिंग योर कीवर्ड्स इन हेडिंग एंड पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड्स वाले जो वो सेक्शन में बताया था कि जब तक आप अपने कीवर्ड्स को पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखोगे आपकी पोस्ट रैंक नहीं होगी। सो ये बात आपने लाजमी से माइंड में रखनी है कि आपका जो भी मेन फोकस कीवर्ड होगा उसको हेडिंग और पैराग्राफ में लाजमी से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोकस कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन। सो मेरा फर्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, सेकंड हेडिंग होनी चाहिए कि मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, और थर्ड होनी चाहिए कि मेक मनी ऑनलाइन वेज इन 2021। ठीक है, सो बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेज। सो इस तरह जो मैं हेडिंग की सूरत में यूज़ करूंगा, और उस हेडिंग के नीचे जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा उसमें भी मेरा फोकस कीवर्ड भी होना चाहिए। सो ये आपने लाजमी से माइंड में रखना है कि जो भी आप कीवर्ड आपको मेन फोकस होगा उसको आपने अपने हेडिंग और पैराग्राफ में लाजमी से यूज़ करना है। इस तरह आपकी जो है वो यानी कि जो कंटेंट होगा वो यूनिक किस्म से लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉम्प्लीमेंटिंग योर कंटेंट विद हेल्पफुल इमेजेस। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि अपने जितना भी आर्टिकल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को यूज़ करके समझा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको इमेजेस यूज़ करके समझाना पड़ता है। तो गूगल सबसे ज़्यादा प्रेफर उसी पोस्ट को करता है, उसी जो वेबसाइट की उस पेज को करता है जिसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम्स को इमेजेस के थ्रू प्रॉपर समझाया जाता है। सो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अगर आपका आर्टिकल भी उसी रिलेटेड है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को यूज़ करके समझाने की कोशिश करनी है, साथ में टेक्स्ट भी लिखना है और अच्छी अच्छी इमेजेस जो वो यूज़ करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो इमेजेस हैं वो आपने लो साइज़ की कर लेनी है। हाई साइज़ की अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बाद में इशू का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 पर है इंश्योरिंग योर कंटेंट यूजेस करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, सो आपने ये बात भी लाजमी से माइंड में रखनी है कि आपका जो कंटेंट है अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो वो उसकी स्पेलिंग वगैरह, उसकी ग्रामर वगैरह जो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो अगर आप मेरी तरह टूटी फूटी इंग्लिश लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो गूगल में रैंकिंग में जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। या जो भी यूज़र आपके आर्टिकल पर आएगा, पढ़ने के लिए आएगा, तो वो जब भी आपके आर्टिकल पर आएगा तो उसको जब कुछ ख़ास कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा या आपकी जो है वो उसकी
आपकी राइटिंग की या आपके आर्टिकल की उसको समझ नहीं आएगी तो वो फौरी बैक चला जाएगा, जिससे आपका बाउंस रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी रैंकिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये आपने लाजमी से माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ फ्रेंड्स आती है वो है पेज स्पीड। अब पेज स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपकी रैंकिंग में, क्योंकि जितना फास्ट लोडिंग आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी, आपके पेज की स्पीड होगी, उतनी ही जल्दी गूगल जो है वो उसको आपकी पोस्ट को इंडेक्स करेगा और गूगल अपने सर्च इंजन से उसको रैंक करेगा। सो आपकी जो भी पोस्ट होगी आपने कोशिश करनी है कि उसकी जो है वो स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। सो मिनिमम आपकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए स्पीड, और कोशिश करें कि 80+ हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और ये पेज की स्पीड को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स आती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो कि मैंने एसईओ के ऊपर बनाई थी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल लिंकिंग दरअसल ऐसी लिंकिंग होती है जिससे ऐसा लिंक होता है जो कि आप अपनी ही वेबसाइट को अपने आर्टिकल से दे रहे होते हो, यानी कि जो लिंक आपकी वेबसाइट के अंदर ही घूमते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, एक पेज से दूसरे पेज, एक पोस्ट से दूसरे पेज से पोस्ट। सो ये जो लिंक होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर ही घूमते हैं, इनको इंटरनल लिंकिंग कहती हैं। एक एक्सटर्नल लिंक होता है जो आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को देते हो या दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लेते हो, उसको बैक लिंक कहते हैं। और जो आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को देते हो उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। बट वो लिंक जो आपकी वेबसाइट से आपकी ही वेबसाइट को दिए जाएं या आपकी वेबसाइट से आपकी ही वेबसाइट को लिंक किया जाए, उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। सो ये आपने लाजमी से करना है। इंटरनल लिंकिंग बहुत ही जो वो एक मेजर फैक्टर माना जाता है एसईओ के लिए। सो आपने इंटरनल लिंकिंग लाजमी से अपनी वेबसाइट में अपने उस आर्टिकल में करनी है। उसके बाद बात आ जाती है फ्रेंड इमेज की। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इमेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आप इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हो और तो ये जो है वो आपकी आर्टिकल को रैंक करवाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो है वो इसका बहुत ही यूज़र को भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा आपका जो है वो व्यू ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जब इमेजेस होती हैं तो यूज़र कोशिश करता है इमेजेस की मदद से समझने के लिए, और इमेजेस के थ्रू कंटेंट को समझना या किसी भी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ईजी रहता है। सो आपने फोकस करना है कंटेंट पे कि जो इमेज है वो अपने कंटेंट में लाजमी से यूज़ करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जो हमारी क्यूरी थी या जो हमारी प्रैक्टिस है वो है एक मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ठीक, कि आपका जो भी पेज हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा कि मोबाइल फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली, ठीक है, एडसेंस फ्रेंडली, एड फ्रेंडली। तो ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें दो इमेजेस हैं आपके सामने। एक में मोबाइल का पेज इस तरह ओपन है जैसे कि डेस्कटॉप में ओपन होता है, जबकि दूसरे साइड पे यहाँ पे जिस पर टिक का निशान है इस तरह से ओपन है जैसे कि मोबाइल का व्यू होता है। सो ये जो इमेज है ये मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट की इमेज है, और ये जो इमेज है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। सो आपने जो अपना कंटेंट लिखना है या जो भी आपकी साइट हो उसको आपने मोबाइल फ्रेंडली लाजमी से बनाना है। उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी। अगर आप कहोगे कि हम अपनी साइट को मोबाइल फ्रेंडली किस तरह से कर सकते हैं, सो इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो गाइस ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो समरल टीवी पर मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें एसईओ की वीडियो है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और डेली इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस जो है वो शेयर की जाती हैं। सो लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा इसको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिल सके। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।